चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डेटा पढ़ रहे थे। एग्जाम में सवाल आया अभी मेंस के अंदर, अब जो तुमको लगता है ना तो सर ऐसे पढ़ाते, सवाल आया कि कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डेटा में और ऑर्डर टू रूल टू में क्या अंतर है, मतलब आणविक प्रांग न्याय सिद्धांत में और ऑर्डर टू रूल टू में क्या अंतर है, बताइएगा कोई मुझे क्या अंतर है दोनों में। सीपीसी के सवाल आए। देखिए कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डेटा क्या होता है, इसमें मैटर इशू, इसमें जो मैटर इशू होता है वो आपको पहले रेज करना चाहिए था, जबकि ऑर्डर टू रूल टू बोलता है कि रिलीफ जो मांगी है आपको वो एक साथ पहले मांगनी चाहिए थी। यही 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 है मेन डिफरेंस। इसी के ऊपर एक प्रॉब्लमेटिक बना के सवाल पूछा था, इसी को एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। मैं डिस्कस करूंगा सारे सवाल आप लोगों से, पर एक बार जैसे क्वेश्चंस मेरे हाथ में लग जाएंगे, अभी अभी 1-2 घंटे बैठ के क्वेश्चंस, एक क्लास जैसे खत्म होगी क्वेश्चंस में सारे लगा लूंगा। इनका पेपर बन ही गया है एविडेंस वाला, तो इन्होंने कल बना दिया था बैठ के। तो हर वो सवाल जो पढ़ते हैं हम वो सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एविडेंस में मैंने इनको एक दिन 65 पढ़ाया था, 65 उसके 7 पॉइंट्स है और वो फॉर्मूले के थ्रू मैंने इनको याद करवाए थे। आजकल क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो सुनिए एक बार इधर। देखिए प्रीलिम्स आप लोग निकाल लेंगे, जिस दिन आप ये सब पढ़ लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लेंगे प्रीलिम्स आपको निकल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आती है मेंस के साथ। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, मतलब आपको इतना नहीं है कि आप सोच सोच के आंसर फ्रेम कर करके लिखें, इतना समय मेंस में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? मेंस में सवाल ज्यादा है, लिखना ज्यादा है और जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग भी होता है, आपके पास समय कम होता है मेंस के अंदर। तो हमेशा ये ट्राई कीजिए, जैसे किसी में 12 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, तो उनके निम्निक्स बनाना स्टार्ट कीजिए। निम्निक्स क्या होते हैं? निम्निक्स का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्मूला बना रहे हैं उसको याद करने का, ताकि उसके पॉइंट्स आप भूले नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कमीशन दिया हुआ है सेक्शन 75 में, एक बार 75 निकालिए, इसका भी कुछ न्यूमेरिक्स बनाते हैं। न्यूमेरिक्स कैसे बनता है ये देखिए, एक बार सेक्शन 75 निकालिए। देखिए मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में सोचने का समय नहीं है। न्यूमेरिक्स याद है तो आप सटासट उस क्वेश्चन को पूरा खत्म करते जाओगे, मतलब आप उस क्वेश्चन को के ऊपर ज्यादा सोचोगे नहीं। आपको न्यूमेरिक्स याद आया, आपने हैंड टू हैंड उसका आंसर लिखे। अभी जो बच्चों से मैंने जो बात करी या फिर जो बच्चों ने एग्जाम दिए, उन्होंने बोला सर सोचने का समय ही नहीं है पेपर में। तो सोचने का समय नहीं है तो हमारे पास भी नहीं होगा जब हमें मेंस लिखना होगा। तो ये बात समझिए, जब अभी सोचने का समय नहीं है तो उस टाइम सोचने का समय कहां से आ जाएगा आपके पास? मतलब राइट नाउ दोज स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड, इवन दे डोंट हैव टाइम टू थिंक। उनके पास जितना भी समय बस वो आए, कॉपी लिखी और अपना आंसर लिखे और आगे बढ़े। समय तो उनके पास भी नहीं है, तो फिर हम कैसे डिफरेंट होंगे दूसरों से? जो मेन क्वेश्चन ये है, हम दूसरे डिफरेंट कब होंगे जब हमारे माइंड में एक फॉर्मूला सेट है। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कैसे बनाते कैसे है फॉर्मूला, न्यूमेरिक्स बनता कैसे है, मैं आपको वो समझाता हूँ। सेक्शन 75 निकालेंगे एक बार। मैं कमीशन का बता देता हूँ। जैसे ठीक है, अब यहाँ पे आपको 7 चीजें दिखेगी कि किन किन चीजों के लिए कमीशन इशू होता है। देखिए मैं आज जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझिए। मैं आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है, जब कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आपका, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट खत्म हुआ आपका, अभी 175 खत्म होने वाला है, ठीक है, अब 175 खत्म होने वाला है, तो फिर कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कपट, मिसइम्प्लीमेंटेशन, दुरुपदेशन, इनके अंदर कितने पॉइंट्स हैं आपको एक एक पॉइंट नहीं याद रह पाएगा। जैसे 25 है, 25 में कितने क्लोजेज हैं, 23 में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। याद करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो है न्यूमेरिक्स। या तो तुम रट लो, रटने वाले में भी दिक्कत क्या होती है ना, रटने में भी सोचना पड़ता है। रटने में भी क्या दिक्कत है? सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिक्स बना रखे हैं हर चीज के, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको आना है और शुरू करना है।
जैसे इसका न्यूमिनिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। न्यूमिनिक्स बनता कैसे वो समझिए। इसके साथ दिक्कत है, इस पेज के साथ। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? जहां कभी कुछ काम नहीं आता ना, वहां पे इंडियन कानून काम आता है। इंटरनेट नहीं आ रहा क्या? एक सेक्शन दिखाना है बस, उसमें भी नखरे कर रहा है। नेट नहीं आ रहा क्या? छोड़िए, ब्रेक में दिखा देता हूँ यार, समय मेरे पास वैसे ही नहीं है। मैं लिख देता हूँ, वो समझना पड़ेगा बस। ठीक है सर। सेक्शन 75 में किन किन चीज के लिए होता है? एक होता है सर, पहला होता है एग्जामिन करने के लिए। दूसरा होता है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तीसरा होता है एग्जामिन और एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जामिन और एग्जामिन को छोड़ते हैं, एग्जामिन पहले आ चुका है, ठीक है ना। हम एग्जामिन को बताते हैं, हम लिखते हैं अकाउंट्स। पार्टीशन, क्या है पांचवा? साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक, साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट, तुमको वो याद रह जाएगा जब साइंटिफिक लिखोगे ना, तब आपको याद आ जाएगा। छठा क्या है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और सातवां है मिनिस्ट्रियल एक्ट। अब याद कैसे करना होता है वो सुनिए, और लॉन्ग रन में कैसे याद करना है। बड़े बड़े हिंदी के ऐसे हों या राजस्थान का इतिहास हो, हर चीज को याद किया जा सकता है अगर आप इस तरीकों को फॉलो करते हैं तो। ये तरीका नया होगा आपके लिए, लेकिन ये तरीका बहुत कारगर है। जहाँ पे समय कम होता है और लिखना ज्यादा होता है, तो हमें सोचने में ज्यादा समय नहीं गंवाना है अपना। हमें अपना फॉर्मूला याद है, बस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। लोग बाग 16-16 पॉइंट तक ये फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे अगर आप जूनियर जस्टिस में जाएंगे तो वहाँ पे सेक्शन 3 दिया हुआ है कि बच्चे के लिए क्या क्या चीजें कोर्ट मैनेज करेगा। 16 पॉइंट्स हैं टोटल, और 16 पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए अब वो एग्जाम में बच्चे, जो बच्चा, जो मान लीजिए इस एग्जाम में सवाल आ गया, आपको हार्डली 5, 7, 8 याद आ पाएंगे, लेकिन जो बच्चा 16 के 16 लिख के आएगा, मार्क्स किसको अवॉर्ड किए जाएंगे? जो बच्चा 16 के 16 लिख के आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप कुछ कोई भी ट्रिक अपनाइए, कोई भी फॉर्मूला बनाइए, लेकिन इसको लिखिए। समझ में आई बात? जैसे अब इसका फॉर्मूला बनाओ। पीएलए से याद रखना, पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी।
ठीक है, याद रह जाएगा। पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो पर्सनल, लोकल इन्वेस्टिगेशन और अकाउंट्स, पीएलए। बाकी तीन और देखिए क्या क्या है इसमें। पीएलए, अगर आप चाहो ऐसे याद नहीं होगा तो पीएलए, पीएलए पाकिस्तान से सुरक्षा मेरी, लो, पाकिस्तान से सुरक्षा मेरी, पीएलए पाकिस्तान से सुरक्षा मेरी, अब याद रह जाएगा। अब तुम चाहो तो मल्टीपल अपने हिसाब से वो फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। तुमको जो जैसा ठीक लगता है, तुम सीमा हैदर को लाओ, किसी को भी लेके आओ, मुझे मत बोलो, ठीक है। तुमको जो ठीक लगता है तुम वो करो, बट दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक जिससे आप बिना समय गवाए, देखिए जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि जिस दिन सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन आप समरी बनाइए अपने नोट्स की। जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हो गया, कंक्लूड हो गया, उसके बाद में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पतली सी कॉपी लेके आइए, उसमें आपको सब सब्जेक्ट खत्म करना है, समराइज करना है। उसका मतलब होता है कि जो डायरेक्ट कंटेंट्स है उसको समराइज कीजिए। अब आपको पी से याद रह जाएगा पर्सन, ठीक है। एल से क्या था, लोकल इन्वेस्टिगेशन, अकाउंट्स, ठीक है। पार्टीशन, एस से साइंटिफिक, सेल और मिनिस्ट्रियल एक्ट, पीएलए पाकिस्तान से सुरक्षा मेरी। आप चाहो तो इसे याद कर लीजिए, या फिर आप चाहो तो मैं लिखवाऊं हर सबका, तुम चाहो तो मैं अपने हिसाब से लिखवाऊं चीजों को। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊंगा, बताओ, मैं लिखवाऊं। अरे खुद से नहीं कर पाओगे तुम आलसी हो, मैं जानता हूं। कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर बेटा खुद का नुकसान है। मैं तो हर एक चीज का बता सकता हूँ, लेकिन जिन बच्चों को पता था ना, देखिए मेरे बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट से बात हुई, तुम सोचिए मैं 2 दिन वहीं था, मतलब रामबाग के गेट के बाहर मैं खड़ा था पूरे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे। आई वॉज स्टैंडिंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। भाई बच्चा शक्ल तो जाने की कौन है, बच्चा शक्ल तो जाने की कौन है प्रतीक सर। किसी को तो पता लगे कि ये कोचिंग है जो एग्जिस्ट करती है, और वहां पे एक भी कोचिंग वाला नहीं था एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा एक भी कोचिंग वाला नहीं आया था, लेकिन वहां मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो बच्चे रिकॉग्नाइज कर रहे थे। बात यह है कि मैंने जो चीज देखी है कि एग्जाम जब होता है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम अगर होती है, उसमें सबसे बेहतरीन जो चीज है वो ये है कि आप बिना सोचे आंसर स्टार्ट कर दीजिए। वो स्टार्ट तभी हो पाएगा, सवाल पढ़ा आपने, आपको पता चला कि भाई कमीशन पूछ रहा है, तो कमीशन 7 तरीके से होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ के तो गया लेकिन उस टाइम उसको याद 4 ही आ रहे हैं, फिर उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको। आप जो पूरा लिख के आ रहे हो, 7 पॉइंट लिख के आ रहे हो, जो बच्चे 14 पॉइंट पूरे दिए, 14 के 14 पॉइंट लिख के आ रहा है, डेफिनेटली उसे नंबर ज्यादा मिलेंगे, और हर कंडीशन में उसको नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे राजस्थान का इतिहास याद करना है आपको कुछ नहीं करना, उसका भी एक न्यूमिनिक्स बना लो कि 1456 में कौन था। भाई आपको देखना है कि उदय सिंह थे, उदय सिंह के पोते महाराणा प्रताप हुए, तो आपको चीजों को ऐसे भी न्यूमिनिक्स से आप याद कर सकते हो। भाई राजस्थान में क्या क्या खनिज संपदा मिलती है, राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक किस पदार्थ का, मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, अभ्रक की जाती है, तांबा किया जाता है, कोयला किया जाता है, कोयला तो होता नहीं अपने यहाँ पे, जो भी मिनरल है, रिसोर्सेस है, जिप्सम है, फास्फोरस है, आप उसका भी एक फॉर्मूला याद कर बना सकते हो, जिससे आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होती है। जितना टाइम सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हो गया जैसे खत्म, ठीक है, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा आपका, संडे को या संडे को या मंडे को, जो भी एक डे मुकम्मल करके उस दिन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। जब आपका टेस्ट होगा तो उसके पहले आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही रिवाइज करना है। जैसे अभी आ गया इनविटेशन और इनविटेशन टू प्रपोजल से मैम ने बताया होगा, ये सवाल आ गया एग्जाम के अंदर, और ये बहुत आउटडेटेड टॉपिक है, राजस्थान में कोई पढ़ता भी नहीं है उसको, कोई पढ़ाता भी नहीं है, राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाता है इसको, इनविटेशन टू क्या होता है और इनविटेशन प्रपोजल क्या होता है, उसको कोई नहीं पढ़ के जाता। इसमें केस पूछ लिया कार्बोलिक हिल वाला, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक हिल, वो बम्पर होल पेन यही था ना, कौन सा है वो, हारी वर्सेस फेसी है बम्पर होल तो ना, हारी वर्सेस फेसी बम्पर होल है।
हाँ, काली गिल में तो ये था कि वो मैडम जो थी वो दवाई की दुकान थी, और वो हाँ वही ऐसे कुछ फैक्ट्स है ना, उसको मैम ने लिखवाए भी होंगे। तो आप समझिए, देखिए हम जो पढ़ रहे हैं, हम बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हैं, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, अपने नोट्स के बाहर पेपर नहीं जाने वाला। लेकिन बात ये ना कि पेपर नोट के बाद नहीं जाए ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपको अगर सोचने में टाइम लगा, पेपर छूट गया, तो फिर नुकसान तो क्या, फिर वो जो मेहनत है ना, जो मेहनत क्लास से स्टार्ट हो रही है, थ्रू आउट द प्री की मेहनत है, मान लीजिए आपकी प्री की मेहनत आपने करी है, मेंस की मेहनत करी है, वो सब खत्म हो जाएगी अगर आपने ये न्यूमिनिक्स बनाने वाला काम नहीं किया तो। पाकिस्तान से सुरक्षा मेरी, ठीक है, पीएलए पाकिस्तान सुरक्षा मेरी। अब आप इसे मल्टीपल फॉर्मूलाज बना सकते हैं अपने, मल्टीपल फॉर्मूलाज। चलिए मैं आगे चलता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट रेस जुडिकेटा की और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की। डायरेक्ट रेस जुडिकेटा मैंने समझा दिया था और बता भी दिया था कि जब भी दो इशू सेम इशू जो है वो आपस से वही सेम इशू रेज करते कोई पार्टी, अरे दो इशू डिसाइड किए, दो विवादक न्यायालय ने निर्धारित किए, वही सेम वापस वही सेम इशू उठा दिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जिसको हम लोग के, या फिर आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत, ये अलग, ये इसमें क्या अलग है डायरेक्ट रेस जुडिकेटा से, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको हल्का सा रिकेप देता हूँ कि डायरेक्ट रेस जुडिकेटा क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव क्या होता है। सर एक होता है डायरेक्ट, एक होता है प्रत्यक्ष, एक है आणविक। डायरेक्ट में तो क्या होता है ना सर कि दो पार्टीज में कोई केस है, दो इशू रेज किए थे, ये केस से जीत गया, दूसरा सूट फाइल किया है, वहां पे भी सर सेम दो इशू है। बात समझ में आई? वो सेम इशू है, वो सेम इशू को डिसाइड किया है, वो सेम इशू की बात हो रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या होता है, प्रांग न्याय क्या होता है, सुनिए। सर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वो होता है जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए और जो अभी मेंस में सवाल आया वो भी मैं इसके साथ ही कराऊंगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और ऑर्डर टू रूल टू कैसे अलग है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा समझिए क्या होता है ये। मान लीजिए सूट नंबर 1 फाइल हुआ था पार्टीज के बीच में, एक मकान को लेकर डिस्प्यूट था, इसमें बी था और ए बोलता था कि ये घर मेरा है, ठीक है। ए ने बोला कि ये घर मुझे इसमें मिला है इंटरस्टेट सक्सेशन में, मतलब मुझे अनिर्वसनीय उत्तराधिकार में ये घर प्राप्त हुआ है, फोर फादर से, बाप बाप दादाओं से ये प्रॉपर्टी जो आती है, जैसे इनहेरेंट होके आती है वैसे प्रॉपर्टी ये मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाता, तो कोर्ट क्या करता है सर, इसके सूट को एक और सूट फाइल करता है और इस बार बोलता है कि ये जो घर है, ये जो घर इसमें बी रहता है, बी के फादर है सी, इन्होंने मुझे ये विल में दिया है, किसमें दिया है, वसीयत में, या फिर बोलता है कि गिफ्ट में दिया है। तो कोर्ट पूछेगा कि भाई तू ओनर कैसे बनाता है इस प्रॉपर्टी का, तू कह रहा है ओनर हूं, है ओनर कैसे हो आप इस प्रॉपर्टी के, आपको पहले बताना चाहिए था कोर्ट को। ये तो आप पहले भी तो बोल सकते थे ना कि आपके पास विल भी है गिफ्ट भी है, तो आपको पहले भी रेज करना चाहिए था ये पॉइंट। अगर आपने नहीं रेज किया, अगर आपने नहीं रेज किया तो आपको बाद में रेज करने नहीं दिया जाएगा। ऑर्डर टू रूल 2 क्या होता है, जो अभी मेंस में आया, वहां पे आया ऑर्डर टू रूल 4 आया, एक बार निकालिए ऑर्डर टू। मैं आपको प्रोविजन समझाता हूँ हल्का सा।
फिर अपन चलते हैं आगे। मैं हल्का सा बताऊंगा, फिर लिखवाने का काम है आज बहुत सारा। आज सुबह सुबह बिल्कुल भी ना ऐसे उठने की इच्छा नहीं थी मेरी, बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसे खड़े होने की भी इच्छा नहीं थी कि चलो आज क्लास चला जाए, क्योंकि पूरा घुटना दर्द कर रहा है ये वाला, क्योंकि 2-3 दिन बहुत खिंचाई हुई है। फ्राइडे के दिन भी मैं यहीं था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे उनको दिक्कत आ रही थी, तो मैं उनको हेल्प भी कर रहा था। देखिए पढ़िए एक बार, ऑर्डर टू रूल टू पढ़िए। क्या बोलता है ऑर्डर टू रूल टू? सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अब ये क्या बात कर रहा है वो सुनिए। एग्जाम में सवाल आया कल आरजेएस के पेपर में, कल नहीं परसों पेपर था इसका, परसों सवाल आया संडे शनिवार को इसमें, कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में और ऑर्डर टू रूल टू में क्या अंतर होता है। तो अंतर क्या है सर? अगर मैटर इन इशू, बाद में उठा लेना, अगर मैटर इन इशू, अगर मैटर इन इशू विवादक विषय आपने पहले रेज कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो आप दूसरा सूट नहीं लेके आओगे उसके आधार पर। कोर्ट बेवकूफ नहीं है कि अलग अलग ग्राउंड चेक करे आपके लिए, ठीक है। लेकिन ऑर्डर टू रूल टू में क्या होता है, मान लीजिए इस आदमी की जमीन होती है 100 एकड़, ये जमीन होती है एक ही, लेकिन इस पर कब्जा होता है एक्स का। एक्स क्या करता है सर, इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। देखिए सर 100 एकड़ की जमीन है और केस फाइल करना है रिकवरी का, तो आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए की एकड़ भी मानोगे तो 7-8 लाख रुपए केस के लिए चाहिए। लेकिन इसके पास सर पैसे की कमी थी या जो भी था, इसने क्या किया, इसने एक सूट फाइल किया, सूट नंबर 1 50 एकड़ के लिए, और उसने कहा कि जब ये केस जीत जाऊंगा मैं तो दूसरा सूट फाइल करूंगा। समझ में ये बात? ये जो सूट इसमें किया, इसने रिलीफ क्या मांगा, बी नहीं सॉरी एक्स, इसने रिलीफ क्या मांगा, इसने अनुतोष क्या मांगा, सिर्फ 50 एकड़ की जमीन मेरे को रिकवरी चाहिए, मेरे को जो संपत्ति, जो स्थावर संपत्ति वापस प्रत्युत्तरित होके चाहिए, उसे मुझे 50 एकड़ में चाहिए। मतलब रिकवरी सिर्फ कितनी चाहिए, 50 एकड़ की प्रॉपर्टी मेरे को वापस चाहिए। और ये केस ही जीत गया मान लीजिए। कल को मान लीजिए सूट टू फाइल करता है सेम 50 एकड़ के लिए, इसको ये सूट फाइल नहीं करने दिया जाएगा। यही बात सेक्शन 21 में भी लिखी है, अगर आपने एसआरए में पढ़ा है, इस बार आरजीएस में भी सवाल आया था, यही ऑर्डर टू रूल 2 की बात वहां लिखी है। मैं वहां पढ़ाता हूँ 21, तभी मैं बताता हूँ कि ऑर्डर टू रूल 2 है। आई डोंट नो आप लोग कितने ध्यान से पढ़े होंगे, लेकिन मैंने वहां भी बोला था, कहा था मैंने कि ये ऑर्डर टू रूल 2 की बात है। मतलब अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए, आपको कोई अनुतोष चाहिए न्यायालय से, तो एक साथ मांगो, ऐसा नहीं बार बार सूट कर रहे हो उसी सेम चीज के लिए। और यही डिफरेंस पूछ लिया अभी आरजेएस ने परसों वाले पेपर में, 6 नंबर में सवाल आया है 6 मार्क्स में। उसको करवाऊंगा जब ऑर्डर टू रूल 2 लिखवाऊंगा, तो दोनों को एक कंपेरेटिव आंसर लिखवाऊंगा। समझ में आई? अरे कंपेरेटिव आंसर लिखवाने से क्या होता है, देखो तुमको अगर चीज समझ में आती है, तुमको अगर समझ में आता है, सुनिएगा बात, अगर आपको पूरा समझ में आता है और आपको कोई चीज फंडामेंटल आप रूप से अगर आपको कोई चीज आती है, तो आप खुद भी उस आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आई बात? आपको प्रोविजंस पता है, आपको ऑर्डर टू रूल 2 पता है, आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पता है, आपको दोनों का सार पता है। जैसे अभी लास्ट कल क्या हुआ, एक जजमेंट राइटिंग का केस आया, उसमें क्या था, एक 16 साल का बच्चा है जिसने दोस्तों के साथ दारू पी बहुत सारी, और दारू पी के क्लब में गया और क्लब से निकल के और उसने गाड़ी चलाई तेज, पुणे वाला केस हुआ था, उसने कार को दे मारा। उसके खिलाफ चार्जेस तय करने थे कि क्या क्या चार्जेस लगेंगे उसके खिलाफ। बहुत से बच्चों ने चार्जेस फ्रेम किए 304 ए के, जो कि होता है डेथ बाई नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही पूर्वक कोई कार्य करने से किसी की मृत्यु कारित हो जाए। कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत क्लियर नहीं होते कंसेप्ट। देखिए 304 ए वहां लगता है जहां पे आपने कोई रेशफुल या नेग्लिजेंस में कोई काम किया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, जिन लोगों ने मेरे से आईपीसी थोड़ा सा भी पढ़ा है, देखिए सर अगर दारू पीते हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो 299 में 300 लगता है सीधा। फिर उसमें उसमें लापरवाही नहीं है आपका, वो तो पता था ना, क्योंकि नॉलेज तो थी आपको। बात समझ में आ रही है? ऑल दो जब सजा नहीं होगी उसको, ऑल दो क्या नहीं होगी उसको, उसको सजा नहीं होगी, आप उसको प्रोबेशन का लाभ देके छोड़ दोगे, दे दोगे ना,
प्रोबेशन का लाभ। बात समझ में आई? एक और सवाल आया, अब बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी खत्म है, वो जो बच्चे मेरे पास मेंस के लिए आते हैं उनको मैं क्या कहूँ एग्जाम के पहले, कि कुछ कहूंगा तो बेचारे पेपर ना खराब कर ले अपना। केस ऐसा था, एक और डिस्कस करता हूँ क्या सवाल आया। एक केस ऐसा था जिसमें हस्बैंड एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में है पुलिस में, वाइफ एक डिपार्टमेंट में एलडीसी है। हस्बैंड वाइफ दोनों जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ कहाँ रह रहे हैं? जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं। एक दिन क्या होता है, वाइफ एलडीसी जो होती है, वाइफ एलडीसी, उसने कोई करप्शन कर लिया डिपार्टमेंट में, कोई घपला किया, तो उसका पति उसको आता है, पुलिस किसकी तरह आता है, एज ए पुलिस वाले की तरह आता है, उसको गिरफ्तार करके थाने में ले जाता है और वहां उसका रेप करता है। ठीक है, और इसमें पूछना था कि कौन सा ऑफेंस किया है उसने। अब आप बताओ मुझे कौन सा ऑफेंस किया है। आईपीसी नहीं पढ़ा हुआ ना आपका? पढ़ा? किसने आईपीसी पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे? किसने भी नहीं पढ़ा उस टाइम पे आईपीसी? हाँ, बस क्या था फिर? दो ऑप्शन है सर उसमें, देखिए, एक तो 100 376 बी लगेगा कि अगर आप रेप कमिट करते हो या फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, एक तो 376 बी लगता है। उसके साथ में एक जो प्रोविजन लगेगा वो लगेगा 376 2 से लेकर 2 का ए, ये प्रोविजन लगेगा। कोई भी अगर पर्सन इन अथॉरिटी, कोई भी पुलिस वाला अपनी जेल की प्रेमाइसिस में रेप कमिट करता है, आप चाहो तो उसमें 114 ए भी लिख सकते हो एविडेंस का। अभी सारे प्रोविजन इंटीग्रेट करके लिखने थे, लेकिन बच्चों ने बोला कि वो तो उसकी वाइफ ही तो थी। भाई कोई घर में थोड़ी हुआ है रेप, पुलिस स्टेशन के ऑन ड्यूटी किया है, इसलिए वहां पे एग्रीवेटेड रेप बना। जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल सेपरेशन में थे, लेकिन लेकिन उसने जब उस गिरफ्तार किया उसे, तो एज ए अथॉरिटी किया ना, उसने तो अपना लॉफुल एक्सरसाइज की अपने अपनी। भाई पुलिस वाले ने अपना काम किया है, उसकी वाइफ ने कोई कुछ उसका अक्यूज है, उसकी वाइफ कोई है ना, तो उस वक्त तो अपनी वाइफ को लेके आया है जेल के उसके अंदर। तो आप ये समझिए कि फंडामेंटली और कंसेप्चुअली जितने स्ट्रांग होंगे और जितने प्रैक्टिस करेंगे उसी से एग्जाम क्लियर होगा। ये अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तब प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। उस टाइम ऐसा नहीं एग्जाम आ गया, प्रैक्टिकल आ गए, क्लास छूट गई, ये छूट गई। कौन सी क्लास, कितनी क्लास हुई बेटा? हाँ, 8वीं 10वीं क्लासेस ले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेना है लेना मत लो, जून तक कनेक्शन एक्सेस है, काट दूंगा फिर, आप लोग क्लास लीजिए। मुझे फर्क ये पड़ता है कि कुछ नहीं होगा तो फिर मुझे अंदर से दुखी होता हूँ मैं। बीइंग ए टीचर मैं दुखी होता हूँ, लेकिन बीइंग ए कोचिंग ओनर बिजनेसमैन में दुखी नहीं होता। मेरे अंदर भी वो मूवी देखी है आपने, अंबी वाली मूवी थी ना, अपरिचित देखिए, अपरिचित, अंबी रहता है ना उसमें। मेरे अंदर भी दो स्प्लिट पर्सनालिटी आ गई है अब। चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रेसिप्रोकेटा, चलिए लिखिए, लिखिए, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। कंस्ट्रक्टिव रेसिप्रोकेटा में लिखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज, ये पक्षकारों का कर्तव्य है कि, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज, हेडिंग डालीजिए कंस्ट्रक्टिव रेसिप्रोकेटा। समझ में आ गया ना क्या होता है आणविक प्रांगन्याय? इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज इन ए कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज इन ए कोर्ट, इन्हें कोर्ट मत कीजिए, इन्हें सूट कीजिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज इन ए सूट that whatever matters directly and substantially in issue, that whatever matter which is directly and substantially in issue, within their knowledge, within their knowledge, within their knowledge, they should raise those matters, they should raise those matters in the suit. They should raise those matters in the suit. ये पक्षकारों का, ये वाद के पक्षकारों का कर्तव्य है कि, ये वाद के पक्षकारों का कर्तव्य है कि
जो भी वाद सॉरी जो भी विवादक प्रत्यक्षतः या सारतः जो भी विवादक प्रत्यक्षतः या सारतः वाद संस्थित करते समय वाद संस्थित करते समय वाद संस्थित करते समय पक्षकार की जानकारी में है, जानकारी मतलब ज्ञान कर देना, पक्षकार के ज्ञान में है, पक्षकार के ज्ञान में है तो उसे उन विवादकों को उसे उन विवादकों को न्यायालय के समक्ष रखना होगा, उसे इन विवादकों को न्यायालय के समक्ष रखना होगा, उसे इन विवादकों को न्यायालय के समक्ष रखना होगा, न्यायालय के समक्ष रखना होगा। It is the duty of parties in a suit that whatever matters directly and substantially issue within their knowledge at the time they should raise those matter in the suit. चलिए आगे लिखिए, एग्जाम्पल वगैरह नोट कर लेना प्लीज, ठीक है ना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे। देखिए एक और लाइन लिखिए, द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, आणविक प्रांग न्याय का यह उद्देश्य है कि द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा is to avoid multiplicity of the suits, it's to avoid multiplicity of the proceedings, आणविक प्रांग न्याय का यह उद्देश्य है कि प्रक्रियाओं की बहुलता को रोकना, ये इसको फर्स्ट पॉइंट कर लेना, ठीक है ना, जो लिखा है ना अपन ने, जहां से लिखा था ना अपन ने, ये न्यायालय ये पक्षकारों का कर्तव्य है, उसको पॉइंट नंबर 1 कर लेना, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो, अरे 2 उसको 2 नहीं करना है, वो उसी के साथ है, 2 अब लिखो, 2 अब लिखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी क्या हो गया, लिखिए सेकंड पॉइंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी टू मेक द सूट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ये पक्षकारों का कर्तव्य है कि वाद न्यायालय के समक्ष व्यापक रूप से हो, वाद न्यायालय के समक्ष व्यापक रूप से हो। इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी टू मेक सूट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। लिखिए आगे, इफ पार्टी स्लिप्स अपॉन हिज ओन राइट, if party slips upon his own right, and duties, law will not support him, एक सेकेंड, हेलो जी सर, मैं एक बार क्लास के बाद फोन करूं आपको, ठीक है। कहां तक हो गए, इंग्लिश में लिखवा दिया मैंने जी, हिंदी में लिखिए, इस प्रावधान का उद्देश्य यह भी है कि आगे लिखना उसी पॉइंट, अरे उसी पॉइंट पे लिखना है, पैराग्राफ मत नहीं चेंज करना होता हर बार, सेकंड में चल रहा है ये, सेकंड शुरुआत भी नहीं हुई क्या, व्यापक बनाना तक लिखवाया ना, हाँ बस उसके बाद लिखो, सेकंड तो चल रहा है, सेकंड में आगे लिखिए, सेकंड लिखवा तो दिया, आगे सेकंड में और आगे लिखिए, जब तक चेंज नहीं करने को कहा जाए, फ्रीक्वेंट पैराग्राफ्स मत चेंज किया करो। देखो पैराग्राफ चेंज करना आप अपनी इच्छाओं पर नहीं करते हो, पैराग्राफ चेंज करने का मेन मकसद होता है लॉ के अंदर कि आप अपना पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है कि आप अब नए कुछ विचार लिख रहे हो,
आप कुछ नए विचार लिख रहे हो इसलिए पैराग्राफ चेंज कर रहे हो। जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग मेंस के टाइम पे, तो ऐसे में क्या होता है कि हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो हमारे विचार बदल जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में आप हेडिंग नहीं डालते हो, जैसे लिखते हैं ना प्रस्तावना, सुझाव, निष्कर्ष, उपसंहार, ये सब आरजेस केसेस में नहीं लिखते अमूमन जो। लेकिन जनरली बात क्या होती है कि पैराग्राफ चेंज करने का मतलब होता है कि आप अलग विचार कुछ लिख रहे हैं अगले पैराग्राफ में। जब तक पैराग्राफ नहीं का अपने इच्छाओं से पैराग्राफ मत चेंज करो। लिखिए इसमें क्या लिखवाया था मैंने भी हिंदी में, क्या व्यापक रूप से, छोड़िए दोबारा से लिखवा देता हूं मैं। न्यायालय न्यायालय उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, न्यायालय उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है जो अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह नहीं है, जो अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह नहीं है, जो अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह नहीं है। एक मैक्सिम है, विजिलेंटिटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सब वेरेंट। लिखिए मैक्सिम। नॉन डॉर्मेंटिबस, नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। विजिलेंटिबस डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। ठीक है, ये मैंने आपको शायद मैक्सिमम उसमें भी लिखाई है, लिमिटेशन में भी लिखवाई है कि जो लिमिटेशन पीरियड की इज्जत नहीं करेगा। ये शायद आरजेस प्री में भी आया है ये मैक्सिम। प्री में कौन सी आई थी? प्री में यही आई थी शायद। तो ये वही तो है विजिलेंट, ये तो आरजेस में आई है, एक ही तो विजिलेंट है। हाँ, देखिए क्लास में हम लोग आप जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो मोर देन 100 मैक्सिम आपके नोट्स में होगी, इन्हीं को पढ़ लेना। और 10 15 20 हम नोट्स भी देते हैं, इंटरप्रिटेशन के अलग से नोट्स मिलते हैं। मतलब iOS सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन को छोड़ के उसको नहीं पढ़ाया जाता। देखो बच्चे लिख रहे हैं आरजेस में आई थी, ये तो आया था आरजेस में कि लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन विच मैक्सिम, आया था। ये सब सवाल था क्या? ये तो था SRM में नहीं, लिमिटेशन में लिखवाया था ना ये मैंने। हाँ, SRM में नहीं, क्योंकि लिमिटेशन की शुरुआत ही यहीं से होती है, इसी मैक्सिम से। फालतू पेपर आता है देखा जाए ना, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए हो और थोड़ी सी मेहनत की हुई ना आपने, और हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दिया हुआ है, वो दिशा पब्लिकेशन की बुक अच्छे से लगा रखी है और वो नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ी हुई है, तो आप आरजेएस में 80 85 90 नंबर तक लेके आ सकते हो। लिटरली बोल रहा हूँ, प्री के अंदर। और मेंस के अंदर आपने न्यूमेरिक्स वगैरह तैयार किए हुए हैं, क्योंकि देखो मेंस के अंदर सिलेक्टेड पढ़ना पड़ता है, सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता प्री की तरह। मेंस में पढ़ना है सिलेक्टेड, लिमिटेड पोर्शन पढ़ के जाते हो आप। और मिनिमम और सिलेक्टेड पोर्शंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। सबकी आंसर राइटिंग थोड़ी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया जी। आगे लिखिए, इसमें आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना उसमें। इफ ए पार्टी वॉज नेग्लिजेंट, यदि कोई पक्षकार लापरवाह है,
इफ ए पार्टी वो थोड़ा सा तेज लिखेंगे प्लीज, मेरा बहुत दिनों बाद वैसे ही मूड थोड़ा कम कर रहा है पढ़ने पढ़ाने का। बहुत दिनों से 3-4 दिन तक गैप लग गया ना, मेरे फ्लो में, मेरे भी फ्लो बिगड़ जाता है, तुम्हारे जैसे तुम्हारा बिगड़ता है। थोड़ा सा तेज लिखना प्लीज, ठीक है ना। इफ ए पार्टी वॉज नेग्लिजेंट एंड ही डिड नॉट रेज्ड, यदि कोई पक्षकार लापरवाह है और उसने और उसने और उसने पहले हिंदी में लिखा देता हूं, यदि कोई पक्षकार लापरवाह है और उसने वह विवादक वह विवादक वह विवादक जो उसके वह विवादक जो उसके व्यक्तिगत व्यक्तिगत ज्ञान में थे जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान में थे, फिर भी उन्हें न्यायालय के समक्ष फिर भी उन्हें न्यायालय के समक्ष फिर भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पूर्ववर्तीवाद में नहीं पेश किया तो तो पश्चातवर्तीवाद में आणविक प्राग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। तो पश्चातवर्तीवाद में आणविक प्राग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। तो आणविक प्राग न्याय में तो पश्चातवर्तीवाद में आणविक प्राग न्याय का सिद्धांत लागू होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए, इफ ए पार्टी वॉज नेग्लिजेंट एंड he did not raise such issues which were well within his knowledge। जिस दिन पानी होता है ना, उस दिन कोई पानी नहीं पीता, और आज पानी खत्म हुआ है तो सबको प्यास लग रही है, मुझे भी, इनफैक्ट मुझे भी 3-4 दिन क्लासेस नहीं थी ना, ऑफ थी, तो मैं भी कहां तक लिखा है, well within the knowledge, well within his knowledge, well within his knowledge, well within his knowledge, in the former suit, in the former suit, in the former suit। आगे लिखिए, he cannot raised such issues in the subsequent suit, he cannot raised such issues in the subsequent suit, he cannot raise such issues in the subsequent suit due to constructive res judicata, in the subsequent suit due to constructive res judicata। थर्ड पॉइंट लिखिए, the doctrine of estoppel will also apply on such party, the doctrine of estoppel will also apply on such party, विबंध का सिद्धांत भी उस पक्षकार पर लागू होगा, विबंध का सिद्धांत भी उस पक्षकार पर लागू होगा, उस पक्षकार पर लागू होगा। The doctrine of estoppel will also apply on such party। फुल स्टॉप लगा के लिए हाउ, कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा देना उसी में, उसी लाइन में, ठीक है। कैसे, हाउ, क्वेश्चन मार्क लगा देना, और फिर उसी पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखना स्टार्ट करना, कैसे। मतलब वो लिखवाए ना, उसके पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगा के कैसे करके नेक्स्ट लाइन से लिखो आंसर। It was expected that in the former suit party will raise मतलब party would have been raised, will को काट देना, party would have been raised all the issues which were directly and substantially an issue, देखिए, यह पक्षकार से अनुमानित था,
ये पक्षकार से अनुमानित था कि वह पूर्ववर्तीवाद में प्रत्यक्षतः और सारतः उन विवादकों की रचना करता जिसे उसे प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जाना था। आगे लिखिए इसमें on which the party might or and ought to have been made ground of defense or attack. However, the party fails to do so in former suit. थोड़ा तेज लिखेंगे. However, the party fails to do so in the former suit. And on such basis, the other party has altered his possession. Then and on such basis the other party has altered his position. Now he is prevented from raising a different issue in a subsequent suit. आगे लिखिए. हालांकि उस पक्षकार द्वारा वो विवादक प्रस्तुत नहीं किए गए. आगे लिखिए. प्रस्तुत नहीं किए गए तथा दूसरे पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है. और इसीलिए प्रथम पक्षकार को कुछ नए विवादक पश्चातवर्तीवाद में लाने से न्यायालय निवारित करता है. थर्ड पॉइंट लिखिए. इट इज प्रेज्यूम्ड और डीम्ड. लिखिए जल्दी लिखिए सर. इट इज प्रेज्यूम्ड और डीम्ड that parties have raised all the issue. न्यायालय उपधारणा करेगा कि पक्षकारों द्वारा समस्त विवादक थर्ड पैराग्राफ है ना ये कौन सा फोर्थ है. हाँ. पक्षकारों द्वारा समस्त विवादक प्रस्तुत किए जा चुके हैं. जो भी उनकी जानकारी में थे.
और न्यायालय द्वारा उन्हें जो भी उनकी जानकारी में थे और न्यायालय द्वारा उन्हें सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। और न्यायालय द्वारा उन्हें सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। इसलिए आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। इसलिए आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा किसी भी पश्चातवर्तीवाद में। इसलिए आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा किसी भी पश्चातवर्तीवाद में। थोड़ा तेज लिखना। It is presumed or deemed that the parties have raised all the issues. The party have raised all the issues. Parties have raised all the issues which were within their knowledge. And all the issues have been heard and finally decided. And therefore, in the subsequent suit, it will be the case of constructive res judicata. Therefore, it will be the case of constructive res judicata. Then आगे लिखिए 5वां पॉइंट। यदि किसी ऐसे पक्षकार को तो तेज लिखना। यदि किसी ऐसे पक्षकार को पश्चातवर्तीवाद में नए विवादक लाने को स्वीकार किया जाए, पश्चातवर्तीवाद में नए विवादक लाने को स्वीकार किया जाए, तो यह साम्यता के विरुद्ध होगा, क्योंकि पक्षकार की लापरवाही के कारण अन्य पक्षकारों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। पक्षकार की लापरवाही के कारण अन्य पक्षकारों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखिए हिंदी में लिखिए। It is the principle of equity that on the negligence of one party, the other party cannot be allowed. On the negligence of one party, other party cannot be allowed. ऐसे लिखिए, एक सेकंड रुकिए। On the negligence of one party, एक बार लिखिए, the negligence of one party on the negligence, क्या लिखवा है? On the negligence of one party, बस अदर पार्टी को रोक दीजिए। The other party should not be a sufferer. On the negligence of one party, the other party should not be a sufferer. In the subsequent suit. अब 5 पॉइंट हो चुके हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि पक्षकार युक्तियुक्त आधार पश्चातवर्तीवाद में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे, यदि पक्षकार युक्तियुक्त आधार
युक्तियुक्त आधार न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती वाद में प्रस्तुत कर दे, न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती वाद में प्रस्तुत कर दे, न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती वाद में प्रस्तुत कर दे कि ऐसे विवादक इसे लिखिए कि ऐसे प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक, कि ऐसे प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक, ऐसे प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक, ऐसे प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक उसके व्यक्तिगत ज्ञान में नहीं थे, 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 तो आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। व्यक्तिगत ज्ञान में नहीं थे तो आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, तो आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। देखिए, however if the party is able to give a reasonable ground, however if a party is able to give, however if the party is able to give, however if the party is able to give a reasonable ground, give a reasonable ground in the subsequent suit, in the subsequent suit, in the subsequent suit for not having raised the issues, for not having raised the issue, for not having raised the issue in a former suit, in a former suit, in a former suit, then he will be allowed to raised, then he will be allowed to raised issue in a subsequent suit, issue in the subsequent suit, and res judicata will not apply. He will allow to raise issue in a subsequent suit and constructive res judicata will not apply. हिंदी में पढ़ लिया, समझ में आया? ठीक है, मतलब res judicata के ऊपर आएगा तो लिख पाओगे ना? ये तो देखिए जनरल आंसर तो ये है। अभी res judicata जो आएगा उसके ऊपर तुम्हें ये सब लिखना है, लेकिन बैरेट को पहले लिखना है। पहले वो उसको 4 लिखना, पहले एक्सप्लेनेशन 4 लिखना, उसके बाद ये सब लिखना। 4 नंबर में है, 6 नंबर में है, तब लिखना। समझ में आई बात? ये सारे पॉइंट्स लिख देना। चलिए आगे लिखिए, सवाल लिखिए। whether on writs res judicata would apply or not, whether on writs res judicata would apply or not, क्या रिट के मामलों में, क्या रिट के मामलों में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा? क्या रिट के मामलों में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा? ठीक है, किसका नाम लिखिए, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इसके अंदर। और ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से ही जुड़ा हुआ है। ये मैटर किससे जुड़ा हुआ है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से। इसके फैक्ट सुनिए पहले, इसके तथ्य क्या थे? सर इसके तथ्य ऐसे थे, पेटिशनर ने रिट फाइल करी थी, पेटिशनर ने रिट फाइल करी, मतलब याचिकाकर्ता ने एक याचिका लगाई न्यायालय हाईकोर्ट के समक्ष। उसने बोला कि सर मुझे हटा दिया किसने? डीआईजी साहब ने। किसने हटाया? डीआईजी साहब ने हटा दिया मुझे, और मुझे कोई रीजन वीजन नहीं दिया इस चीज के लिए, और मुझे डिसमिस कर दिया नौकरी से। एक कांस्टेबल था, उसको बोला कि मुझे डीआईजी साहब ने हटा दिया विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, ये रिट नंबर 1 लगाता है। अरे तुम समझो इस बात को। ये क्या बोलता है? ये इसमें बोलता है रिट नंबर 1 में कि मुझे डीआईजी साहब ने रिमूव कर दिया। अब जिसको नहीं पता डीआईजी क्या होता है तो ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले हाँ सबसे पहले होता है डीजीपी, फिर अपना आईजी। मैं एडीजी एडीजीपी इनकी बात नहीं कर रहा, वो सब एडिशनल है। मैं मेन किरदारों की बात कर रहा हूँ। इसका होता है डीआईजी, इंस्पेक्टर जनरल और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल।
ठीक है, सहायक है ना सर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, मतलब छोटी पोस्ट डीआईजी है ना, आईजी बड़ी पोस्ट है। बात समझ में आई? अब आगे सुनिए। ये पहले रिट फाइल करता है कि मुझे डीआईजी ने रिमूव कर दिया, इसके अगेंस्ट रिट लाता है कि मैं को डीआईजी साहब ने गलत तरीके से हटाया है, मेरे को गलत तरीके से विदाउट अपॉर्चुनिटी हटाया है, बिना किसी अपॉर्चुनिटी, बिना किसी सुनवाई के मुझे हटा दिया है। कोर्ट इसकी जो रिट होती है ना, इसको डिसमिस कर देती है, बोले बिल्कुल सही हटाया है तुम्हें, जो भी रीजन होगा। ये दोबारा एक और रिट फाइल करता है और इस बार बोलता है कि सर मुझे अपॉइंट किसने किया था? आईजी ने। मुझे हटाया किसने? डीआईजी ने। तो डीआईजी के पास तो अधिकार ही नहीं है मुझे हटाने का। तो स्टेट बोलती है कि सर इसमें तो इसको पहले रेज करना चाहिए थी ये बात, उसको यहां बतानी चाहिए ना रिट नंबर 1 में, पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, तो भैया रेज जुडिकेटर इधर लगेगा नहीं लगेगा, सवाल ये था। क्या स्टेट ने तो बोला कि सर रेज जुडिकेटर लगाओ, सर स्टेट क्या बोलेगा? अरे राज्य तो ये बोलेगा ना कि रेज जुडिकेटर लागू करो, स्टेट तो ये बोलेगा कि सर रेज जुडिकेटर लगाओ। फिर कोर्ट ने क्या बोला, लिखिए इसमें, लिखिए, प्रांग न्याय का सिद्धांत सिर्फ वाद पर लागू होता है, प्रांग न्याय का सिद्धांत सिर्फ वाद पर लागू होता है। The principle of res judicata only applies to suits, only applies to suits, वाद पर लागू होता है। However, on writ cases, however in the writ cases, however in the writ cases, परंतु याचिका के मामले में या फिर रिट के मामलों में, परंतु रिट के मामलों में, परंतु रिट के मामलों में धारा 11 में, धारा 11 में दिए गए प्रांग न्याय, प्रांग न्याय प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, अपितु 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 याचिका के मामले में, अपितु याचिका के मामले में विबंध का सिद्धांत लागू होगा, विबंध का सिद्धांत लागू होगा, विबंध का सिद्धांत लागू होगा। अब क्या लगेगा? स्टॉपर लगेगा जी, क्या था लिखवाया इंग्लिश में मैंने? However, in writ cases, the principle of section 11, the principle of section 11 would not apply, would not apply, would not apply. Rather, the broad principle of estoppel, rather the broad principle of estoppel, rather the broad principle of estoppel, rather the broad principle of estoppel would apply in cases of, rather the broad principle of estoppel would apply in the cases of, in the cases of res judicata, res judicata, res judicata। डन। केस का नाम लिखिए, जो लिखवाया ना मैंने ये सब फैक्ट वगैरह किसके हैं तुम अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है ना सर? फैक्ट्स लिखवाओ, फैक्ट्स इसके मुझे लगता नहीं जरूरत है, तुम अगर डायग्राम भी समझ बना दोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि क्या है। किसका नाम है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। तुम लोगों को कैसे याद रहा ये केस? एलएलबी में पढ़ा था क्या? अच्छा, मैंने पढ़ाया था क्या? प्री के पहले छोटी सी क्लास ली थी अपने रैपिड रिवीजन में। चलो कुछ तो याद रहा तुम्हें। डायग्राम बना लेना, समझ में आ जाएगा कि भाई रिट नंबर 1 में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ था। देखो समझदार को ना, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसके लिए इतना भी बहुत होता है कि हाँ इतना बता दिया, इतना करा दिया। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम किसी भी संस्था में चले जाना, इतने
नहीं जा रहा है कोई भी डिटेल डीप में। और मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट पेपर होगा आरजेएस का तो इतना डीप में चला जाएगा आरजेएस। हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। बच्चों को जब मेंस की तैयारी स्टार्ट कराई थी ना, तो बच्चों ने कहा था सर कैसे तैयारी की जाए, तो मैंने कहा कि बैरेक्ट पे कमांड बनाओ बस। मेंस निकालने का राजस्थान में सिर्फ एक तरीका है, वो है बैरेक्ट। आपको बैरेक्ट आता है, आपका बैरेक्ट रटा हुआ है, तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। रटा नहीं जाता तो न्यूमेरिक्स बनाइए, रटने से भी बेहतरीन टेक्निक है न्यूमेरिक्स, सोचना नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान से सुरक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा पाकिस्तान सुरक्षा, पीएलए पाकिस्तान सुरक्षा करेगा। ठीक है, आगे चलिए। कल शायद छुट्टी हो सकती है क्लासेस की, ठीक है ना। हाँ, कल की छुट्टी हो सकती है। इस वीक में एक तो छुट्टी होगी, अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मैं कभी छुट्टियों के फेवर में नहीं रहता, मतलब मैं कभी छुट्टियां चाहता ही नहीं मैं छुट्टी करूं। और जो छुट्टी करता है मैं उससे भी चिढ़ता हूँ कि छुट्टी उट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी करूंगा भी नहीं। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशंस मेरे हाथ से बाहर होती है। एपी वाले बैच में क्लास होगी शायद, एपी वाले में भी छुट्टी होगी, पता नहीं क्या होगा। तो मैं इसीलिए आपका टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट की टेस्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए 175। कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट है, कब है टेस्ट? 8 को क्या है, संडे है क्या? मंडे को लूंगा। हाँ, क्लास के बाद ले लूंगा या क्लास के पहले ले लूंगा। हाँ, 9 को लेंगे, संडे ना उस दिन। तू घर घर जा रहा है? हाँ ठीक है। गणेश चतुर्थी कब की है? हाँ, तो तुम्हें क्या मतलब है गणेश चतुर्थी से? कोई मतलब नहीं, पापा को हाथ जोड़ो और पापा को बोलो आशीर्वाद रखो, पापा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भैया महाराष्ट्रन त्योहार है, गणेश चतुर्थी को रखना ये सब हमारे इधर का कल्चर ही नहीं है, हमारा कल्चर ही नहीं है ये सारा। चलिए आज के लिए इतना ही है, मराठी कल्चर है ये। अरे टेस्ट है ना आपका? जी जी, बच्चों का टेस्ट है इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि फिर 1 बजे आएंगे कैसे, अभी पढ़ाता रहूंगा तो 12:30 1 बजे तक।